वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर में आए हुए सी सेट के इंग्लिश के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, ये आज हम लोगों की लगभग तीसरी क्लास होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि इंग्लिश की है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, हर तरीके के पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हल किया हुआ है। और साथ में अब हम लोग सीरीज वाइज क्लास भी चला रहे हैं, है ना। इन सबका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप यूपी पीसीएस या फिर किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे सी सेट आता है, तो आपको सी सेट का महत्व जरूर पता होगा कि आपकी तैयारी कितनी भी बेहतर हो, बिना सी सेट की बाधा को पार किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। अगर आपको सी सेट की बेहतरीन तैयारी करनी है तो हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको प्रतिदिन 2 वीडियोज मिलेंगी, है ना। ये आपको एक दिन मैथ्स के साथ रीजनिंग की वीडियो मिलेगी, है ना, और दूसरे दिन इंग्लिश और हिंदी की वीडियो मिलेगी। ये अल्टरनेट तरीके से रहेगा, एक दिन मैथ्स रीजनिंग, दूसरे दिन हिंदी और इंग्लिश मिलेगा आपको, है ना। मैथ्स रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश मिलेगा। तो इस हिसाब से हमारी क्लास चलती रहेगी कंटिन्यू। और साथ में बीच बीच में आपको इंटरपर्सनल स्किल्स के भी क्लासेस मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेगा। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ज्ञान सर का नंबर है, आप व्हाट्सएप करके यहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम से जुड़ के आप यूके पीसीएस, बीपीएससी, है ना, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे @study for civil services सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 से 5 के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक पैसेज दिया, आपको पढ़ना है और इसके आधार पे क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हल करना है। सिंस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, if there is a strike in a vital industry the whole community suffers. I am not arguing that. देखिए, ये पैसेज ना हम लोगों ने शायद एक बार प्रीवियस ईयर में कर लिया है ना, तो हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए, सिंस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, है ना, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। इफ देयर इज अ स्ट्राइक इन अ विटल इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री में कोई भी स्ट्राइक होता है, द होल कम्युनिटी सफर्स, तो पूरी कम्युनिटी को सामना करना पड़ता है तकलीफों का। आई एम नॉट अर्गिंग दैट। अब देखो, जो ऑथर है यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता द राइट टू स्ट्राइक शुड बी अबॉलिश्ड, कि जो स्ट्राइक करने का मतलब हड़ताल करने का अधिकार है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। आई एम ओनली अर्गिंग, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इफ इट इज टू बी प्रिजर्व्ड, कि इसको थोड़ा अगर सही तरीके से किया जाए सॉरी फ्रेंड्स, इट मस्ट बी फॉर रीजन कंसर्न, मतलब यह किसी विशेष तथ्य से जुड़ा होना चाहिए। विथ दिस पर्टिकुलर मैटर, जो कि एक विशेष तथ्य पर हो, मतलब उसका कोई अर्थ होना चाहिए। एंड नॉट एन जनरल ग्राउंड्स फॉर द पर्सनल लिबर्टी, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है तो हम हड़ताल कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे वो रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड कंट्री, देयर आर मेनी एक्टिविटीज विच आर इम्पॉर्टेंट टू एवरीबडी एंड विदाउट विच देयर शुड बी अ वाइड स्प्रेड हार्डशिप, है ना। तो यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, उनकी स्थिति क्या है। चलिए इसके आधार पे आए हुए पैसेज को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया, अ स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज, यहाँ पे देखिए स्ट्राइक मतलब जो हड़ताल है उसका संदर्भ किससे लिया जाता है, द एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन। पैसेज में तो ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि इनडिसिप्लिन की बात हो रही है ना। द ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल्स, नियम को तोड़ना भी हड़ताल नहीं है। देखिए, एन अनडेमोक्रेटिक एक्ट, मतलब यहाँ पे अनडेमोक्रेटिक मतलब जो डेमोक्रेटिक से न जुड़ा, ऐसा भी कार्य नहीं। एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, है ना, मतलब जो एक व्यक्ति की आज़ादी की बात है, यहाँ पे इसके संदर्भ में बताया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मतलब ऑथर के हिसाब से ना जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है। देखिए, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी द इन अ इंडस्ट्रियल सोसाइटी द इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना, मतलब ये बोला जा रहा है कि ऑथर ये कहना चाहता है जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहाँ पे एक व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती, ऐसा तो नहीं बोला गया, है ना। इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ लोगों के हाथ में पावर होता है, ये भी नहीं बोला गया। आगे है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज
ब्लाइंड टू नीड्स ऑफ इट्स मेंबर, मतलब जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है अपने मेंबर्स का ध्यान नहीं रखता है, ये भी गलत है ना। जब 3 गलत हो गया तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। देखिए है क्या, इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहां पे मेंबर्स एक दूसरे पर निर्भर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा, द ऑथर इज द ओपिनियन दैट, मतलब ऑथर का क्या ओपिनियन है। देखिए ऑथर का क्या ओपिनियन है, ऑल स्ट्राइक्स आर बैड, मतलब सभी स्ट्राइक्स बेकार है, ऐसा तो ऑथर नहीं कहना चाहते। ऑथर ने क्या बोला था कि जो स्ट्राइक होना चाहिए वो किसी मैटर से जुड़ा होना चाहिए। देखिए स्ट्राइक्स में भी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गुड, है ना, जनरल गुड के बारे में होना चाहिए, ये हो सकता है। अभी आगे और पढ़ लेते हैं। देखिए स्ट्राइक शुड बी सप्रेस्ड बाय ऑल मीन्स, मतलब कुल मिला जुला के किसी भी तरीके से स्ट्राइक दबा देना चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया, है ना। स्ट्राइक्स शुड ऑलवेज बी इनकरेज्ड, स्ट्राइक को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी नहीं होगा, है ना। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा अपने आप सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज दिस पार्टिकुलर मैटर रेफर्स टू, मतलब ये पार्टिकुलर जो मैटर है किसके ऊपर, इसके बारे में बताया गया। तो देखिए यहाँ पे पूरा जो था ना, यहाँ पे स्ट्राइक और स्ट्राइक से होने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया। देखिए द सफरिंग ऑफ द स्ट्राइक्स, स्ट्राइक की समस्या ये होल्ड कर रहे हैं, हो सकते हैं आंसर। द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैज, देखिए हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इसकी बात नहीं है। यूनिटी ऑफ स्ट्राइकर्स कहीं पे बात नहीं हुआ है ना। द इंटरेस्ट ऑफ द फैक्ट्री ऑनर्स, इसकी भी बात नहीं, तो मतलब यही सही हो जाएगा। द स्ट्राइक्स ऑफ ऑल, मतलब द सफरिंग्स ऑफ ऑल स्ट्राइक, कि स्ट्राइक करने से किस प्रकार की समस्या होती है, ये इस तथ्य के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए अगले पैसेज पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ द पैसेज इफ देयर इज अ स्ट्राइक इन अ सॉफ्ट फैक्ट्री इट मे बी व्यूड एज, मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर किसी सॉफ्ट फैक्ट्री में स्ट्राइक होता है तो उसको देखा जाएगा। देखिए अ सीरियस मैटर हो सकता है, ठीक है। देखिए आगे, देखिए सीरियस मैटर, इसका कोई मतलब ये नहीं, गंभीर मुद्दा ये कोई है ही नहीं, है ना। आई थिंक नॉट लाइकली टू हैपन, मतलब ऐसा चीज जो नहीं होना चाहिए, इसकी बात नहीं है। नॉट अ सीरियस मैटर, ये भी हट जाएगा। अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न, मतलब कहीं पर भी स्ट्राइक है तो डीप कंसर्न, मतलब एकदम चिंता का विषय है कि वहां पे स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोला जा रहा है, पॉइंट आउट द सिनोनिम्स ऑफ डिलैपिडेटेड, है ना। डिलैपिडेटेड का जो सिनोनिम्स है, मतलब पर्यायवाची आपको बताना। देखिए डिलैपिडेटेड जो होता है, डिलैपिडेटेड का मतलब होता है पूरी तरीके से नष्ट हुआ, ruined, है ना, मतलब नष्ट हुआ, तो यहाँ पे ruined सही हो जाएगा। देखिए वीक का मतलब कमजोर, ये नहीं होगा, है ना। लोअर डाउन ये भी नहीं होगा। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ruined। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब किसका गलत तरीके से मतलब उच्चारण किया गया है, ये सॉरी मीनिंग गलत लिखा गया। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एप्सिस, एसिलरेट, एसेसरी, एक्सिड। देखिए एप्सिस यहाँ पे आपको पहले ही दिख रहा होगा, एप्सिस का मतलब फोड़ा होता है, ABSCE, ये इसका सही मीनिंग होता है। एप्सिस की सही मीनिंग SS होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी ये 3 की मीनिंग की बात करेंगे, एसिलरेट मतलब त्वरित करना, एसेसरी मतलब सहायक, एक्सिड मतलब सहमत होना, है ना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन। यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट कंजक्शन भरना है आपको, मतलब ऐसा कंजक्शन रखना है जो इसके साथ सेट हो जाए। देखिए सी मस्ट बी, उसे अवश्य रो लेना चाहिए। सी विल डाई, वह मर जाएगी। देखिए उसे रो लेना चाहिए क्योंकि यह मर जाएगी, वह मर जाएगी, कोई सेंस नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा, है ना। देखिए आर मतलब उसे रो लेना चाहिए या वह मर जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको अभी होल्ड, देखिए यहाँ पे इसको अभी होल्ड करते हैं। देखिए बट उसे रो लेना चाहिए लेकिन वो मर जाएगी, कोई सेंस नहीं, और मर जाएगी, कोई सेंस नहीं, तो यहाँ पे और हो जाएगा, मतलब उसे अवश्य रो लेना चाहिए अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब गंभीर दुख में अगर वो अपने दुख को भड़ास को नहीं निकालती तो उसकी मृत्यु हो सकती है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ द ऑस्पिशियस, है ना। देखिए ऑस्पिशियस जो होता है ना, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, है ना, शुभ, अच्छा, ये होता है ना, शुभ, है ना। इस जैसे लकी हो गया, फेवरेबल हो गया, ये सब इसका सिनोनिम होता है ना। आपसे पूछा एंटोनिम मतलब जो अशुभ होगा, है ना। देखिए ऑप्टिकल का मतलब प्रकाशिक होता है ना, तो यहाँ पे प्रकाशिक सेंस नहीं बनेगा। ओरेकुलर ये भी नहीं बनेगा। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, अमंगल, है ना, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमंगल, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये भी हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इन द फॉलोइंग, मतलब जो ये अंडरलाइन किया गया ना, इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा। देखिए लिप्स एंड बाउंड एक तरीके का फ्रेजल सॉरी ये मुहावरा है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेज है। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए ये फ्रेज है, लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है
दिन दुगनी रात चौगनी, मतलब दिन दुगनी रात चौगनी का मतलब है बहुत तेजी से, है ना, बहुत तेजी से, मतलब एकदम फास्ट हो गया, रैपिडली हो गया, रैपिडली हो गया। तो देखिए ये इसका मीनिंग होता है। इरेगुलरली मतलब अनियमित, ये नहीं होगा। रैपिडली यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ये भी नहीं होगा। सिस्टमैटिक, देखो एक सही हो गया तो आगे ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए सिस्टमैटिकली, ठीक है, मतलब एक सिस्टम से, क्रम से चल रहा है, तो ये भी नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ नाउन, है ना। इस क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना है कि इसमें कौन सा वर्ड है जो नाउन इज नॉट नाउन, है ना। तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो नाउन नहीं है ना। देखिए मेंशन, है ना, अगर मेंशन की बात करेंगे तो मेंशन एक नाउन होता है ना, मेंशन। क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, देखो लास्ट में नानी ने आ गया, मतलब ये वर्ब हो जाएगा। आगे ट्रेंच, ट्रेंच भी एक नाउन होता है ना। और टेंशन, टेंशन मतलब तनाव, ये भी एक नाउन है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेंच। क्वेंच जो होता है ये एक वर्ब होता है, ये नाउन नहीं होता है। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, है ना, मतलब जो सेंटेंस है ना इसका डायरेक्ट स्पीच बताना। देखिए दिया है, सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट मतलब कि सी वुड डू इट नेक्स्ट मंथ, वही इसे अगले महीने में करेगी। देखिए यहाँ पे सी वुड है, वुड का मतलब यहाँ पे विल आना चाहिए, है ना, विल या सेल जो भी आएगा, मतलब देखिए ये विल होना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे इसको चेंज किया गया होगा तो आई के हिसाब से यहाँ पे सेल आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में सेल दिख रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कहीं भी ना आईएनजी फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों कट गया, है ना, दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गए। देखिए सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, दैट मतलब यहाँ पे दैट लगा तो दैट हट जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई सेल डू इट इन नेक्स्ट मंथ। देखिए नेक्स्ट मंथ का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, कमिंग मंथ आएगा क्योंकि इसको चेंज किया गया होगा। तो यहाँ पे आप इन दोनों में से किसी को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ, ऑप्शन बी इसका सही होगा। सी सेड टू मी आई सेल डू इट द कमिंग मंथ, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव एस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, इसका एक्टिव एस निकालना है। द क्लाउन वाज बीइंग लॉफ्ड एट बाई दिम, है ना, मतलब क्लाउन के ऊपर उनके द्वारा हंसा गया। देखिए यहाँ पे वाज बीइंग है, वाज बीइंग का मतलब पता है, ये वाज बीइंग अगर आप पैसिव में देखेंगे ना तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, है ना। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग, सॉरी मैं इंडेफिनिट बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसका हेल्पिंग वर्ब होता है ना। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जिसमें वाज वर्ग के साथ आईएनजी लगा रहे। तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्ग के साथ आईएनजी है, ये ऑप्शन आ सकता है, वर्ग के साथ आईएनजी है, ये भी ऑप्शन आ सकता है। लेकिन ये लॉफ्ड एट ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, है ना, दो खत्म हो गए, बचा दो। दे वर लॉफिंग एट द क्लाउन, है ना, दे वर लॉफिंग ऑन द क्लाउड। यहाँ पे देखिए एट है, इसका मतलब एट के साथ हमें जाना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी भी इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, इसका एक्टिव रूप इस स्वरूप में बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहे हैं, फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, है ना। यहाँ पे एक प्रमुख अल्टरनेटिव चूज करना है। देखिए द स्टोरी इज टू फैंटेस्टिक टू बी, मतलब जो स्टोरी है ना इतना फैंटेस्टिक है, मतलब टू फैंटेस्टिक टू, देखिए टू फैंटेस्टिक टू का मतलब क्या होता है, निगेटिव सेंस आएगा, है ना, कि प्रेजवर्दी, है ना, रीडेबल, ठीक है, क्रेडिटेबल, है ना, मतलब क्रेडिबल एंड फॉल्स, है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मतलब इतना ज्यादा फैंटेस्टिक है ना, अब निगेटिव सेंस में आएगा। अब इसका एक ये आंसर जो है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको कमेंट कीजिएगा, है ना, इसका आंसर जो भी आएगा आप इसको कमेंट कीजिएगा। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करिए, है ना। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मतलब जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से लुक आफ्टर की मीनिंग चूज करना है। देखिए लुक आफ्टर की अगर बात करेंगे हम लोग, लुक आफ्टर ये एक तरीके से फ्रेजल वर्ब है। अब अगर फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको नहीं पता है क्या है तो फिर मैं बता दूं। देखिए फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होगा और वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन आएगा, है ना,
और ये दोनों मिल करके एक नया अर्थ देंगे जो कि इन दोनों अलग अलग अर्थों से एकदम अलग रहेगा, है ना। मतलब ये इन लुक का अलग अर्थ देखेंगे, आफ्टर का अलग अर्थ देखेंगे, जब दोनों को मिक्स कर देंगे फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। फ्रेजल वर्ब का अर्थ मूल अर्थ से अलग होता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना, ये लुक आफ्टर का रियल मीनिंग है ना। तो लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। लुक लाइक मतलब सामान देखना नहीं होगा। टू टेक केयर मतलब देखभाल करना। इंक्वायरी मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ये भी नहीं होगा। तो टू टेक केयर होगा मतलब देखभाल करना, रखवाली करना, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच मीन्स दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, मतलब जिसमें से देखा नहीं जा सकता, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। तो जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। तो ऑपेक्यू ये हो जाएगा इसका सही, मतलब यहाँ पे आर पार इसके देखा नहीं जा पाएगा, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, ल्यूसिड नहीं होगा, है ना। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकता है, अनसीन, है ना, ये भी नहीं होगा। तो ऑपेक्यू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है विच पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, है ना। मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन था ना इसमें इस वर्ड पे अंडरलाइन लगा हुआ था, है ना। यहाँ पे नहीं लगा है, मिस है, तो फिर मैं यहाँ पे इस पे लगा देता हूँ। आपसे पूछा है ना कि देखिए द प्लेन गोज डायरेक्ट फ्रॉम लंदन टू हॉस्टन विदाउट स्टॉपिंग, है ना। मतलब जो प्लेन है वो बिना रुके लंदन से हॉस्टन चला गया। देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे ना कौन कौन, देखिए मैं सबके बारे में बताता हूँ। देखिए ये आर्टिकल है आपका, है ना, डेफिनेट आर्टिकल है। जो प्लेन है, प्लेन आपका क्या हो जाएगा? प्लेन यहाँ पे आर्टिकल किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है, तो ये नाउन हो जाएगा। गोस यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉम, है ना, ये सब मतलब अदर वर्ड की कैटेगरी में चले जाएंगे, है ना। डायरेक्ट फ्रॉम ये दोनों। लंदन वापस से नाउन हो जाएगा। टू यहाँ पे जोड़ा गया है ना, ये भी नाउन है। ये विदाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तरीके से कंजक्शन है, स्टॉपिंग फिर से हुआ है ना। ऐसे हाल फिलहाल यहाँ पे लंदन पे टिक किया हुआ था, तो अगर लंदन के बारे में देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मैंने सबके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं? देखिए 18 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन स्पेल्ड करेक्टली, है ना। किस वर्ड को करेक्टली स्पेल्ड किया गया? यहाँ पे 4 वर्ड लिखा गया, चारों टेम्परेचर है। आपको बताना है टेम्परेचर की मीनिंग क्या है ना। ये भी सरल क्वेश्चन है ना। देखिए टेम्परेचर की मीनिंग होता है TEMPERATURE, है ना। देख लीजिए किसमें TEMPE नहीं है, गलत हो गया, है ना। TEMPE देखिए TA है, ये भी गलत हो गया। TEMPA ये भी गलत हो गया, लास्ट में सही हो जाएगा। मीनिंग मैच कर लीजिएगा। TEMPERATURE ये टेम्परेचर की सही मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, है ना। 19 नंबर है। देखिए चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। इस सेंटेंस में आपको करेक्ट आर्टिकल लगाना है। देखिए आर्टिकल ही इज वन आइड मैन, है ना। तो इसके पहले ना हमेशा ए लगेगा। ए क्यों लगेगा? देखिए अगर आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, जब कभी भी वोकल साउंड की बात करते हैं, है ना, वोकल साउंड, अगर आपने देखा होगा जहां पर वावेल की साउंड आती है ना, वावेल की साउंड आती है तो वहां पे हमेशा एन का यूज होता है। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहां पे किसका यूज होता है? हमेशा ए का यूज होता है। यद्यपि वो AEIOU से शुरू रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर वॉवेल की साउंड आ रही है तो वहां पे एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो वहां पे ए लगाएंगे, भले ही वो ए से स्टार्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे वन व का साउंड आ रहा है ना, तो इसलिए ए लगेगा। ऑप्शन ही इज अ वन आइड मैन, ये इसका सही स्वरूप होगा। एन देखिए द का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, बाकी एन नहीं लगेगा, है ना। इसमें अगर आप ध्यान नहीं देते तो यहाँ पे एन लगा देते और गलत हो जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 20वां। पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना। देखिए आई नो टू ऑपरेट दैट कंप्यूटर, है ना, नहीं होगा, है ना। आई नो, देखिए यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात रहे और वहां पे किसी ऐसे सेंटेंस की बात किया जाए जहां पे कुछ मतलब आने की बात है, जैसे मुझे पता है ये काम कैसे किया जाता है ना, वहां पे तो हमेशा आई नो हाउ टू का ही। जैसे मैं जानता हूं कैसे तैरा जाता है, ठीक है, मुझे तैरना आता है, तो आप लिखेंगे आई नो हाउ टू स्विम, है ना, टू स्विम। जैसे मुझे साइकिल चलाना आता है, आई नो हाउ टू राइड अ साइकिल। तो इसी तरीके से आई नो हाउ टू ऑपरेट दैट कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे जो अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, सी सेट में, है ना।
तो आज की इस क्लास में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिली होगी। मैं इन सब का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उन प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज आसानी से मिल जाएंगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अगर आप इसी तरीके से सी सेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो भी आपके विचारों वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा करने की इच्छा जगती है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।